हेलो बच्चों, आपका मैं वेलकम करता हूँ एक न्यू क्लास में। आप ये सेकंड ईयर में हो गए हो। आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। आप थर्ड सेम में हो और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो मैं अब यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट ईयर थी उसमें आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। सेकंड ईयर में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे। और देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानने से पहले मैं एक बार आपको इकोनॉमिक्स का एक बार रूट से आपको लेके जाने की कोशिश करता हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। एंड देन हम जो हमारा मेन टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और जो लेक्चर है हमारा मेन, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानने से पहले हम बेसिकली पहले यही देखेंगे कि भाई हमारे लिए इकोनॉमिक्स जरूरी क्या है। बच्चों, हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखिए, यहाँ पे मैं चार बातें आपके लिए लेके आया हूँ, चार पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं कि आपके लिए इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स को जानते हो, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप इकोनॉमिक्स को जानते हो तो आप इवेल्युएट कर सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज को। ठीक है ना? गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो सही है, गलत है, उससे इकोनॉमी को फायदा होगा या फायदा नहीं होगा, ये सारी बातें आप जज कर सकते हो। वो उस टाइम जज कर सकते हो जब आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हो। ठीक है ना? तो सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम अपने। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है इकोनॉमिक्स की तो एक आप वेल राउंडेड थिंकर बन सकते हो। कैसे बेसिक नॉलेज और कैसे आप वेल राउंडेड थिंकर बन सकते हो, देखिए, हम एक सीन क्रिएट करते हैं। कैसे कि कोई मान लो पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, वो बात बात कर रहा है, वो भाषण में बात कर रहा है कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या काम किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। तो वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है इकोनॉमी के बारे में, आप तभी पता लगा सकते हो जब आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इकोनॉमिक्स में इन बातों का कोई औचित्य है या नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि आपका कोई कोलीग है, आपका कोई साथी है जो बात कर रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में कि भाई इकोनॉमिक्स ऐसे है, इकोनॉमिक्स वैसे है। ठीक है ना? अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है तो आप उनके बीच में अंतर कर सकते हो कि जो बातें कर रहे हैं वो कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं या वो नॉन सेंस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज से आप इन बातों को पता कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जब अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है तो आपको एक नया रास्ता मिल जाता है करंट इवेंट को देखने का। जो आसपास आपके घटनाएं घटित हो रही है उनको देखने का आपका नजरिया चेंज हो जाता है। न्यू वे ऑफ थिंकिंग आपके अंदर आ जाती है। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है तो आपको न्यू वे ऑफ थिंकिंग मिल जाती है कि कैसे करंट में घटनाएं घटित हो रही। आप अपने पर्सनल डिसीजन, आप अपने बिजनेस डिसीजन किस प्रकार से ले सकते हैं, वो सारा आप इकोनॉमिक्स से पता कर सकते हैं। अब देखिए, फोर्थ और जो मेजर पॉइंट हमारा है वो क्या है। एवरी मेजर प्रॉब्लम फेसिंग बाय द वर्ल्ड, हर वो प्रॉब्लम जो वर्ल्ड के द्वारा फेस की जाती है, ठीक है, उसका एक अपना इकोनॉमिक डायमेंशन होता है। जैसे करंट में हमारी सिचुएशन चल रही है कोविड 19 की। ठीक है, तो कोविड 19 आने से क्या हो गया है, देश के देश बंद हो गए हैं भाई। बच्चों, इससे क्या हो गया है, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैल गई है। अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई है, प्रोडक्शन रुक गया है, एक देश से दूसरे देश में आना जाना रुक गया है। तो ये सब चीजें किससे हो गई है, कोविड 19 से। वैसे क्या है, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है, बट इसका इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें अगर आपको पता है, अगर आपको इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये सब चीजें आप पता कर सकते हो। ठीक है ना? तो अब हमारे मेन पॉइंट पे चलते हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होती क्या है और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है ओकोनोमिकोस। ओकोनोमिकोस वर्ड है, जब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है, एक मिलता है ओइकोस और दूसरा मिलता है नोमोस। ओइकोस का मतलब ग्रीक भाषा में होता है घर, होम। ठीक है, और दूसरा वर्ड हमारे पास है नोमोस। नोमोस का वर्ड होता है मैनेजमेंट करना या प्रबंधन करना। ठीक है ना? तो क्या मतलब हमें मिला है ओइकोनोमिकोस से,
कि हमें घर का प्रबंधन करना है। ग्रीक भाषा में इसका यही मतलब है। और यहाँ पे फैमिली को सोसाइटी के रूप में यूज किया गया है। सोसाइटी को फैमिली के रूप में यूज किया गया है, सॉरी, कि जो एक सोसाइटी वो एक फैमिली है और हम सोसाइटी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है। देखिए दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स बिना स्केर्सिटी के नहीं चल सकती, ये मेरा मानना है। स्केर्सिटी का मतलब हिंदी में होता है अभाव या कमी। ठीक है, कमी या अभाव। तो देखिए इकोनॉमिक्स कमी की वजह से या स्केर्सिटी की वजह से ही इकोनॉमिक्स है, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए दो बातें हैं, एक होता है वॉन्ट्स, वॉन्ट्स इच्छाएं, ठीक है, और दूसरी चीज है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, एक होता है वॉन्ट, एक होता है रिसोर्सेज। आदमी की जो इच्छाएं हैं, जो वॉन्ट्स है, वो होती है अनलिमिटेड, वो असीमित होती है। आदमी की जो इच्छाएं हैं वो असीमित होती है, पर जो हमारे संसाधन है, जो प्रकृति से हमें मिले हुए हैं, वो सीमित है, वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो इच्छाएं हैं उनको पूरी कैसे किया जाए। देखिए सारी इच्छाएं आदमी की पूरी नहीं हो सकती है, तो मनुष्य क्या करता है कि जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका यूज इस प्रकार से करता है। जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका यूज इस प्रकार से करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसकी ज्यादा से ज्यादा नीड पूरी हो सके। ठीक है ना, तो इसी की मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए स्केर्सिटी के कुछ एग्जांपल है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपको जब तक आप रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे इकोनॉमिक्स को, तब तक इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बच्चों। तो रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर दो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पिक लगाई है, ठीक है, ये है वाटर स्केर्सिटी से रिलेटेड। वाटर स्केर्सिटी से रिलेटेड है कि देखिए पानी की कमी के कारण एग्रीकल्चर का पैटर्न किस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, या जो नहीं भी है तो उनको भी ऐसे पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो सारी बातें आप देख सकते हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि जो अब ये सीजन है हमारा चल रहा है, तो एक सीजन में आप कपास भी पैदा कर सकते हो, आप धान भी पैदा कर सकते हो। ठीक है, अब जहां पे पानी की स्केर्सिटी है या जहां पे पानी की कमी है, वहां क्या आप धान पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि धान को पानी चाहिए है। ठीक है ना, धान को पानी चाहिए और धान पैदा करने के लिए आपके पास पानी होना जरूरी है। जहां पे पानी नहीं है वहां पे धान नहीं उगेगी। तो मनुष्य अपने पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसका, उसको चेंज कर देता है और उसकी जगह पे क्या यूज करता है, कपास के प्रोडक्शन को यूज करता है कि मैं कपास को प्रेफर करूंगा, कि मैं कपास को बोऊंगा, क्योंकि इसमें पानी की कम जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, हमने ऐसे इलाके देखे होंगे जैसे कि राजस्थान साइड का जो इलाका है हरियाणा से लगता हुआ, वहां पे कपास की खेती को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहां पे पानी की स्केर्सिटी है। तो इसके लिए वहां पे धान की बजाय कपास को प्रेफर किया जाता है। अब जो कुरुक्षेत्र साइड का, अम्बाला साइड का जो एरिया है, वहां पे पानी की कमी नहीं है, तो वहां पे कपास की जगह धान को प्रेफर किया जाता है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, तो जो साउथ का रीजन है वहां पे पानी की कमी नहीं है, और साउथ का रीजन जो है बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ये जो इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, यहाँ पे धान की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में की जाती है क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। ठीक है ना, और धान की खेती के लिए बहुत अच्छा माहौल है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रिसोर्सेज के हिसाब से हम एग्रीकल्चर के पैटर्न को चेंज करते हैं। अब दूसरी बात आती है हमारी स्केर्सिटी ऑफ मनी। किसकी कमी हो सकती है? मनी की भी तो आदमी के पास कमी हो सकती है ना। तो जैसे ये एक पिक्चर है, ये आदमी है बेचारा, इसके पास ये रिसोर्स है। अब हमारा रिसोर्स चेंज होके क्या हो गया है? मनी। अब उसके पास मनी है, अब भाई उसको बच्चों कार भी चाहिए, उसको घर भी चाहिए। ठीक है ना, तो पैसे उसके पास इतने हैं, या तो वो कार खरीद ले या फिर वो घर खरीद ले। तो अब उसको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, उसको एक बेटर डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए जरूरी क्या है, मेरे लिए घर जरूरी है या कार जरूरी है। अब उसने डिसाइड किया कि मैं घर लूंगा,
ठीक है, तो उसने कार को निकाल दिया कि भाई मैं कार नहीं लूंगा। तो उसने मैनेज किया अपने पैसों के हिसाब से, क्योंकि उसके पास कम पैसे थे। अगर उसके पास ज्यादा पैसे होते तो वो कार भी ले लेता, घर भी ले लेता। तो स्केर्सिटी क्या करवाती है, हमें डिसीजन मेकिंग करवाती है कि डिसीजन ले हम कि हमें क्या करना है, क्या लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे चलते हैं और हम अब इकोनॉमिक्स को पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो अब इकोनॉमिक्स हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दो शाखाएं चेंज हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट के साथ। ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, उपभोक्ता हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, व्यक्तिगत उत्पादक हो गया। ठीक है ना, फर्म हो गई, कोई कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री हो गई। तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट है। तो इनका जो हम स्टडी करते हैं इनके बारे में, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और जब इन सारों को मिला दिया जाता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन टोटली। तो सारे इकोनॉमिक सिस्टम का क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि जितने भी इंडिविजुअल यूनिट है, जब सबका हम जोड़ करते हैं और उनका जोड़ करने के बाद सारे इंडिविजुअल यूनिट का जब हम उसको एनालाइज करते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम की तरह, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है ना, तो जैसे इस चित्र की मदद से आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पहले पढ़ लिया, तो अब जो हमारा मेन फोकस है वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो बच्चों देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सारे का सारा, समस्त। ठीक है ना, समस्त, सारे का सारा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है सारे का सारे के पूरे इकोनॉमिक सिचुएशन की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ द लार्ज एग्रीगेट सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम और जनरल प्राइस लेवल, तो इन सब चीजों की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। रोजगार कितना है, रोजगार क्या है, बेरोजगारी कितनी है, ये टोटल एम्प्लॉयमेंट में हम इन सब की स्टडी करते हैं। प्रोडक्शन कितना हो रहा है, समस्त इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है हमारी, जर्नल प्राइस लेवल क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें एक बड़े लेवल की चीजें जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस चित्र की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दी बिग पिक्चर। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक बड़ी पिक्चर है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम मिला देते हैं, सारे इंडिविजुअल को हम मिला के उसकी स्टडी करते हैं, तो एक बड़ी पिक्चर बन जाती है। और उस बड़ी पिक्चर की स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में हम बात करते हैं बेटा। इन्फ्लेशन के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल आउटपुट की बात करते हैं। ठीक है ना, इंक्लूड करते हैं इसके अंदर हम नेशनल को, रीजन, रीजनल मतलब कोई स्थान है कोई, उसको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी मतलब विश्व अर्थव्यवस्था को हम इसमें स्टडी करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ेंगे, तो अब ये जान लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदय कहाँ से हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आई। तो देखो बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेट डिप्रेशन 1929-1930 में जो आया था, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदय हुआ है। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे एक पेज का एक नोट लिखोगे द ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर। 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो कैसे आया था, क्या कारण थे, उस सब के बारे में आप एक कागज पे एक नोट बनाओगे और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप डालोगे। जिसका भी अच्छा होगा उसको एप्रिसिएशन मिलेगा बेटा, और मैं बताऊंगा कि इसका सबसे अच्छा था। तो ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा समय था जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का उदय हुआ। ठीक है ना, तो ग्रेट डिप्रेशन के बारे में मैंने आपको असाइनमेंट दिया, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्या था, वो आप जानने की कोशिश करिए और एक नोट्स बनाइए एक पेज का और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालने की कोशिश करें। ठीक है,
तो फादर कौन है, देखिए ये इनका फोटो है, द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, जे एम केन्ज। पूरा नाम है जॉन मेरियार्ड केन्ज इनका, ठीक है ना। 1883 में इनका जन्म हुआ था, 1946 में इनकी मृत्यु हो गई। और इस बीच इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। ये इनकी फोटो है, ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत काम किया और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक नई बुलंदी पर पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, केन्ज वर्सेस क्लासिकल, ठीक है। ये बात भी हमें देखनी जरूरी है कि केन्ज क्या कहता था और क्लासिकल क्या कहता था। 1930 के डिप्रेशन से पहले, ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जाते थे इकोनॉमी को चलाने में, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरी थी उस पर लिए जाते थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या करते थे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल होते थे ना, जो इंडिविजुअल पर लागू करते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल को एक अर्थव्यवस्था पर वो लागू करते थे कि ऐसे ही अर्थव्यवस्था चलेगी। पर क्या हुआ कि जो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया था बेटा, उसमें इनके ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल जो थे ये सारे फेल हो गए, ठीक है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने जो माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल यूज किए थे 1930 की जो ये समस्या थी इसको सोल्व करने के लिए, वो सफल नहीं हुए इसमें, ठीक है। तो केन्ज ने क्या कहा, केन्ज ने कहा, केन्ज स्टेट दैट द प्रिवेलिंग डिप्रेशन इज ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। केन्ज ने कहा कि जो ये डिप्रेशन आया हुआ है भाई, ये आया है इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड की कमी के कारण। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ध्यान देते थे एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो केन्ज ने कहा भाई सप्लाई के ऊपर ध्यान मत दो, आप ध्यान दो डिमांड के ऊपर। डिमांड कम है इसीलिए ये डिप्रेशन आया हुआ है, सप्लाई की कोई कमी नहीं है, सप्लाई तो हो रही है इकोनॉमी में, डिमांड ही नहीं है। तो ये केन्ज ने कहा था। दूसरा जो इनके बीच में जो एक खाई थी क्लासिकल और केन्ज के बीच में, वो ये थी, क्लासिकल बोलते थे भाई गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इकोनॉमी में इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। केन्ज ने इसका उल्टा कहा, केन्ज ने कहा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए, गवर्नमेंट को दखल देना चाहिए इकोनॉमी एक्टिविटी में अगर इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के अंदर क्या था, एक विरोधाभास था केन्ज और क्लासिकल के अंदर। तो क्लासिकल कर रहे हैं हम, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे कौन, हमें ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि क्लासिकल हम बोलते किसको, ये थे क्या, आखिर क्लासिकल थे क्या। तो इसमें देखिए वो इकोनॉमिस्ट, ऑल इकोनॉमिक्स हु प्रीसीडेड केन्ज, वो सारे इकोनॉमिस्ट जो केन्ज से पहले थे, प्रीसीडेड मीन पहले, ठीक है। वो सारे इकोनॉमिस्ट जो केन्ज से पहले के थे, केन्ज ने उनको क्या माना है, क्लासिकल माना है। केन्ज कोल्ड ऑल दोज इकोनॉमिस्ट क्लासिकल, ठीक है ना। जो केन्ज से पहले थे वो क्या हो गए, क्लासिकल हो गए। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो फॉलो करते थे सेज लॉ ऑफ मार्केट, से का बाजार का नियम, ठीक है ना, इसको फॉलो करते थे। से ने क्या कहा था, आपने पहले भी पढ़ा, अपनी पहली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि से ने क्या कहा था कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि सप्लाई करो आप, डिमांड अपने आप हो जाएगी। से ये बोलते थे, ठीक है, कि आप सप्लाई करो, आप प्रोडक्शन करो, जितना प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा खरीद लिया जाएगा, उस सारे के सारे की अपने आप ही डिमांड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसी बेस पर चल रहे थे क्लासिकल। और 1930 में क्या हो गया भाई, सप्लाई तो कर रहे थे पर डिमांड ही नहीं थी, समझ रहे हैं ना आप, सप्लाई कर रहे थे पर डिमांड ही नहीं थी, ठीक है। तो इनका जो ये सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का जो फार्मूला था वो क्या हो गया था भाई, फेल हो गया था बच्चों, ठीक है। तो क्या हो गया, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए एक्सप्लेनेशन कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जाए इस डिप्रेशन के दौरान। तो ये सारी की सारी बातें थी जो क्लासिकल यहाँ पे इग्नोर कर रहे थे। तो हमारा लास्ट पार्ट आता है बेटा कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप है, क्या क्या पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के बारे में हम पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम,
नेशनल इनकम को कैसे डिटरमाइन किया जाए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं बेटा। बिजनेस साइकिल, ठीक है ना, बिजनेस साइकिल को पढ़ते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। बिजनेस साइकिल आपने ये देखा होगा चित्र आपने, बिजनेस साइकिल की इकोनॉमी, एक टाइम ऐसा आता है जब इकोनॉमी बिल्कुल डाउन होती है, एक टाइम ऐसा आता है जब इकोनॉमी बहुत पीक पर होती है, तो ये क्या कहलाता है, बिजनेस साइकिल। तो इसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कि इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कम है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस सारे के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे क्षेत्र है जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आपको जो काम दिया गया है कि आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें आपको द ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बारे में, ये क्या था, कैसे था, इसके बारे में आपको पता करना है। और एक पेज के ऊपर अपने पॉइंट लिखकर आपको व्हाट्सएप पे हमारे पास डालने हैं विद रोल नंबर। तो जिसका भी अच्छा होगा मैं उसको बताऊंगा और उसका मैं शेयर करूंगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।